Yeah. See, frankly, Sachin, optometry. In fact, I was seeing this previous interaction which you had with Nilesh, and he was saying that people in his generation, and even I felt so. Most of us entered into optometry without really understanding the profession or the magnitude of the profession, if I put it that way. But ऐसे ही ऑप्टोमेट्री इन द सेंस मेरे कुछ फ्रेंड्स के ब्रदर ऑप्टोमेट्री कर रहे थे. आई गॉट टू नो दैट देयर इज अ कोर्स इन एम्स विच इज ऑन दीज लाइंस. एंट्रेंस एग्जाम दिया. फिर मैंने आई वाज ऑलरेडी doing my botany honors, which was for few months. Within that time period, I got this invitation to join for optometry. And again, I wasn't very sure. पता नहीं था कि कैसे क्या होगा या ऑप्टोमेट्रिस्ट का क्या रोल होता है. बट इतना विश्वास था कि अगर एम्स कोई कोर्स करा रहा है, एंड हाँ दैट हाँ. विल बी गुड, इट विल मेक यू एन एक्सपर्ट इन द फील्ड. दैट इज द फेथ आई हैड. और ओके. एम्स ऑफ कोर्स घर के बहुत पास था, वो भी एक फैक्टर अच्छा. था दैट. तो ये दोनों चीज़ों ने काम किया. बट एक चीज़ अच्छी रही कि जब ऑप्टोमेट्री में चले गए उसके बाद कभी मतलब फील्ड के बारे में देयर वाज नो डाउट कि अच्छा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद पे भरोसा था और इंस्टीट्यूट पे भरोसा था. ये दोनों की दोनों चीज़ें अच्छा कॉम्बिनेशन थी मेरे लिए. एंड फॉर्चुनेटली आई डिड वेल. पास आउट होने के बाद इनफैक्ट जब मैं स्टूडेंट था तब भी मुझे स्पेशली जो कॉर्पोरेट में लोग काम करते थे, एंड व्हेन दे यूज्ड टू विजिट स्पेशली बॉश एंड लॉम्ब टीम, व्हेन दे यूज्ड टू विजिट आवर इंस्टीट्यूट, आई वाज क्वाइट fascinated बाय देम. मुझे लगता था this is what I want to do. So I always had kind of trained my mind that I would be part of an corporate culture, to the extent that जब हम uh, हमारा फेयरवेल था तो आर HOD वाज आस्किंग कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वाज आस्किंग कि आप क्या करना चाहोगे फ्रॉम ऑल माय कलीग्स इन द बैच. तो कोई कह रहे थे कि वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाएंगे, कोई रिटेल में जाएंगे. बट आई वाज वेरी क्लियर, आई सेड आई विल जॉइन बॉश एंड लॉम्ब. और जब तक तब तक मतलब मेरा बॉश एंड लॉम्ब ज्वाइन करने का कोई कंफर्मेशन नहीं था, बट आई वाज कॉन्फिडेंट कि if given a chance I will definitely be able to be part of this organization. और वही हुआ. कुछ दिनों के बाद आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू, एंड द बेस्ट पार्ट वाज विद इन हाफ एन आवर आई केम बैक विद द ऑफर लेटर इन माय हैंड. एंड दैट इज हाउ माय जर्नी विद Bosch and Lomb started. And this was my first job, and it I worked with Bosch and Lomb for almost 14 years, and that And was the you best joined in part. which year? I joined in the year 1995. 95. और आई गेस इंडिया में आया कब था? 92 में ना? Bosch and Lomb 92 में, हाँ, almost, yeah. So after joining Bosch and Lomb, so how does the contact lens industry evolve? So I'm sure उस time पे there were only hard lenses or soft lenses were there at that time. Soft lenses were there. Local manufacturers were making soft contact lenses. Silk Lens, if I'm not mistaken, or Contact Care was there. Then, मतलब लोग यूज करते थे, बट थिक होते थे लेंसेस. ऑक्सीजन परमेबिलिटी और ट्रांसमिसिबिलिटी जो हम चीज़ें बोलते हैं वो लगभग लगभग ना के बराबर ही थी. लोग एक बार कॉन्टैक्ट लेंस खरीद लेते थे तो 2-2, 3-3 साल तो मतलब मानते थे कि चलेगा ही. तो अगर आपका कॉन्टैक्ट लेंस 1-1.5 साल चला तो लोग सोचते थे कि ये तो क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया कि कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो फट गया या खराब हो गया या उसमें डिपॉजिट्स आ गए. ये दिस वाज अनहर्ड ऑफ. सो दैट वाज अ टाइम व्हेन पीपल यूज्ड टू, सम ऑफ देम इवन आई रिमेंबर some doctors used to suggest कि आप boiling करें for sterilization. So Oh, that was also prevalent in that time. But अच्छा. yes, with the advent of multi-purpose solution, Renew जो brand था उसके आने के बाद बहुत simple हो गई, केयर बहुत simple हो गई. तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको यूज़ करने लगे, आसान हो गया. नहीं तो पहले यूज़ करना और केयर करना ही बहुत कंबरसम काम था कॉन्टैक्ट हम्म. लेंसेज. उस समय सिर्फ जैसे मैंने बोला थिक लेंसेज चलते थे. 1-1.5-2 साल लेंसेज चलना एक आम बात थी. कोई बहुत अच्छे डिपॉजिट रिमूवल टैबलेट्स जिसको हम बोलते थे वो नहीं थे. लोग तो स्टरलाइजेशन करते थे. टोरिक लेंसेज, सिलिकॉन हाइड्रोजेल्स विच आर वेरी कॉमन नाउ डेज, मल्टीफोकल, ये सब
काफ़ी हद तक लोगों ने सुना नहीं था। 2000 1999 or 2000 was the time when, of course, silicon hydrogel came into the picture, and few years before that, Torix was what was introduced. So वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस, मतलब सिर्फ स्फेरिकल लेंसेज हो रहे थे और उसके अलावा कुछ नहीं था। और कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज टू बी अ प्रोडक्ट जो बहुत एक्सपेंसिव था और बहुत कम लोग उसको डिस्पेंस करते थे। सो दैट इज हाउ द मिस्ट्री अराउंड कॉन्टैक्ट लेंस वाज। इनके बट प्राइस क्या था टेंटेटिवली when you joined at that time? 2000 plus was easily the price for a pair. 2000. Oh, And in fact, Bosch and Lomb was the first company which brought that price range to 999. When they launched their campaign of 999, that became a hit because that actually dropped the price of contact lenses from that 2000 plus range to 999. okay. And a And lot this of is trials were given. this is People were, yearly lens, na? 999 is for yearly lens. ईयरली हम बोलते थे, लोग 2 साल में अगर लेंस हाँ, यूज, हाँ, तो मतलब मिनिमम वाज अ ईयर okay. उनके लिए, लोगों के लिए। हम तो इसे ईयरली ही बोलते थे। बट हाँ, पर धीरे धीरे देन ऑफ कोर्स थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग, पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्पोजेबिलिटी। तो धीरे धीरे, इनफैक्ट from yearly we moved to 6 monthly lenses. We even launched quarterly lenses, then came monthly lenses, and so was the gradual progression जो इंडिया में भी देखा गया। और खैर, nowadays daily disposables have become a norm. You don't have to really push people for you know daily disposable lenses. They know it and they are aware of it. Most of them are using it. In fact, where I am here, the biggest category is daily disposable lenses. पर वो जर्नी बड़ी अलग थी, जहाँ पे मतलब 2 साल, 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने, और फिर फाइनली 15 days or 1 day. That was the journey which contact lens industry has seen. From spherical to torics to silicon hydrogels and then multifocals is also another set of journey which has been seen. And do you think that over the period of time, penetration has increased to a level which you would have expected 20 years back? कि आज से 20 साल के बाद इतने 20 तो नहीं, चलो 10 साल के बाद इतने लोग तो पहनेंगे ही पहनेंगे कॉन्टैक्ट लेंसेज. Uh, See, contact lens penetration was always a challenge when we were there. Also, because of various myths around. पहले तो price factors थे, myths थे regarding contact lenses, can cause infection, are delicate, cannot put anything in my eyes. मतलब ये सब जो चीज़ें हम बोलते हैं कि ये होगा या नहीं होगा, इन चीज़ों की वजह से बहुत कम लोग अडॉप्ट करते थे हैबिट को। बॉश एंड लॉम ने जब अपने सेट ऑफ प्रैक्टिशनर्स इंक्रीज किए, प्राइसेस मॉडरेट किए, उसके बाद से कॉन्टैक्ट लेंस की अवेयरनेस बढ़ने लगी। अ, और धीरे धीरे मतलब पीपल स्टार्टेड टेकिंग इट इजी कि भाई कॉन्टैक्ट लेंसेज कैन बी लुक्ड एट एज एन ऑल्टरनेटिव टू ग्लासेस। पेनिट्रेशन वाज ऑलवेज अ चैलेंज क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस में जितने लोग आते थे उससे ज़्यादा ड्रॉप आउट होते रहते थे। तो market for a long time was kind of stagnant. It never grew to the level जो कंपनीज चाहती थी। इनफैक्ट जो चैलेंज 20 साल पहले था, आज उससे थोड़ा कम है, बिकॉज ऑफ डेली डिस्पोजेबल लेंसेज और बिकॉज ऑफ सिलिकॉन हाइड्रोजल लेंसेज। जो इनिशियल कंफर्ट रिलेटेड चैलेंजेस, ड्राइनेस रिलेटेड चैलेंजेस, वेयरिंग टाइम से रिलेटेड चैलेंजेस थे, वो कम हुए। उसकी वजह से ईज ऑफ wearing lenses, ease of maintaining everything has become easy. Now there is no maintenance needed for daily disposable lenses. So all that has helped. But is the penetration of contact lenses very high? The answer is still no. And but for the fact कि एक तो सिर्फ मायोप्स ही हैं जो मेजरली कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं। सो within that also, at least Indian scenario देखें या otherwise also in various global markets also, mainly women are the ones who wear contact lenses. So penetration within males has not that great. और ऊपर से एक कैटेगरी जिसको हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं, जो बहुत बड़ी कैटेगरी है, उसमें मल्टीफोकल लेंसेज को वो पेनिट्रेशन या वो सक्सेस अभी नहीं मिली है। तो अगर मल्टीफोकल लेंसेज जितना सक्सेसफुल स्फेरिकल लेंसेज, टॉरिक लेंसेज हो पाए हैं, अगर उस रेट में हो गया, तो देर इज़ अ वेरी हाई लाइकलीहुड कि ये जो इंडस्ट्री है वो कैन ग्रो मल्टीपल फोल्ड्स।
and that's a big category. So while on myopia management there are contact lenses which are helpful, but presbyopia is a big, I would say, potential area which can grow this industry multifolds. But at the end of the day, I don't think the penetration is increasing that much. Still, पेनिट्रेशन it बहुत is ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, बिकॉज ड्रॉप आउट्स एक तो हाई हैं, और वो जो सो कॉल्ड मिथ्स हैं वो burst हुए हैं but still are there. See, putting something into the eye is not everybody's cup of tea, in the sense that they're not very comfortable. correct. तो इसलिए इफ यू सी, मेन बहुत कंफर्टेबल रहते नहीं हैं कोई चीज आंख में डालने के लिए. फीमेल्स आर, फॉर देम इट्स easier because they keep applying mascara and eyeliner and so forth. And at least in this part of the world, colored contact lenses is a big hit, क्योंकि majority of the women here, for them one of the expression of their personality can be through eyes. Easy way of expressing themselves could be through eyes. तो वो फैक्टर्स हैं. उसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंस इंडस्ट्री में पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है. रिसर्च वर्क बहुत होता है. जैसे जैसे मायोपिया मैनेजमेंट जो है, ये एक बहुत बड़ा फील्ड है. ये एक बार क्रैक हो गया मॉडल, और अगर इसमें कॉन्टैक्ट लेंसेज का अच्छा रोल है, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज इंडस्ट्री विल ग्रो मच मोर. प्रेस बायोपिया में मल्टीफोकल अगर आपने क्रैक कर लिया, क्योंकि मटेरियल्स फॉर्चुनेटली lot of companies have been able to, you know, do a lot of research and come to that material which dries less, passes more oxygen, is comfortable and all that stuff. But जहाँ पे उनको चैलेंज आ रहा है कि ये कैटेगरी मल्टीफोकल, मतलब आफ्टर 40 पीपल फाइंड इट इजी टू वेयर ग्लासेस. एंड इंटरेस्टिंगली, जहाँ लगता था कि ग्लासेस विल नॉट बी एबल टू कोप अप, दे हैव मेड लॉट ऑफ चेंजेस. मतलब वो जो ब्रांड, सी कॉन्टैक्ट लेंसेज आर नॉट सीन. It's like your soul, right? Not seen. But what gets seen, which is your body, and which people are very conscious about. So people want to flaunt brands. Now you can't flaunt a brand in contact lens, but in glasses, you want to wear a Montblanc, Tom Ford, a Cartier. आप दिखाओगे कैसे? तो आई आईवेयर इंडस्ट्री ने जो अपना गेम अप किया ना, उसकी वजह से कॉन्टैक्ट लेंसेज कुड नेवर टेक दैट सेंटर स्टेज. आई गिव यू सिमिलर एग्जांपल्स इन 2 मिनट लेके. एक टाइम ऐसा था जब हम बोलते थे कि रिफ्रैक्टिव सर्जरी विल लीड इनटू कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड ग्लासेस. देयर वाज सो मच ऑफ टॉक, एंड एवरीवन वाज सो गंगो अबाउट इट. आप बताओ कहाँ है रिफ्रैक्टिव सर्जरी? हैव दे नॉट मेड प्रोग्रेस? द आंसर इज यस. But have they been able to penetrate and dent into glasses? The answer is no. Have they been able to make a dent into contact lenses? The answer still is no. Correct. That is the situation with contact lenses. Contact lenses have grown, but not grown as much as they should have, and have not been able to erode the popularity of eyeglasses. And there is a commercial angle to it also. Of course, वो तो Kind है of ही. margins which practitioners make on eyeglasses and so-called on sunglasses are much higher than what they make on contact lenses. Correct. So, if given a choice, which one would you go for? The answer would be this. I can say now. Possibly when Yeah. I was on the other side, I used to keep telling, fit more contact lenses, fit more contact lenses. But when I sit now and someone comes to me and says, please grow your contact lenses from 10% to 15%, this is one of my considerations. Correct. Correct. Absolutely. So you were telling about campaigns which Bosch and Loblaw did. उसमें से एक बड़ा famous वाला है, which I'm sure these today's optometrists won't be knowing. Jassi Mhm. Jassi koi nahi wala. I think you were the first optometrist to come on commercial TV. I believe. I don't think that there would be anyone else. या सो हाँ, वो उस टाइम पे जस्सी जस्सी कोई नहीं में, हाँ, वो सीरियल था, और इट वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन. तो वो ग्लासेस से कॉन्टैक्ट लेंसेज पे शिफ्ट होना था उन्हें. उनने सो इट जस्ट हैपेंड कि बॉश एंड लॉम्ब कॉन्टैक्ट लेंसेज में था, और वो सीरियल भी ग्लास. सो सीरियल तो बेसिकली मेन कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा था, और उसमें जस्सी जो थी वो ग्लासेस पहनती थी, ब्रेसेस थे, और बहुत सारे और फैक्टर्स थे. बट एटलीस्ट जहाँ ग्लासेस थे वहाँ पे इन द न्यू ट्रांसफॉर्मेशन उनको कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने थे, और कॉन्टैक्ट लेंसेज में बॉश एंड लॉम्ब वाज लीडिंग इट. तो बड़ा एक अच्छा, कहते हैं, तालमेल बैठा दोनों के बीच में.
and it was decided that when Jessie will transform into her new avatar, उस टाइम पे Bausch and Lomb के contact lenses she will wear. और I was there with the professional services team of Bausch and Lomb, तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट इट. बट हाँ, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, मेरे तो दिमाग में ये था नहीं. बट हाँ, उस टाइम पे इनफैक्ट जब वो आया था, सडनली आई स्टार्टेड सीइंग मेरा फोन बजता ही जा रहा है, मतलब एक के बाद पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी कि हमने आपको टीवी पे देखा एंड ऑल दैट स्टफ. आई सेड थैंक्स अ लॉट. बट यस, दैट वाज अ गुड मोमेंट फॉर जनरेटिंग अवेयरनेस ऑल्सो. हाँ, अच्छी बात ये थी कि जब हम Bausch and Lomb में थे overall, and Bausch and Lomb, when later on Johnson and Johnson and other companies also came in, they put in their efforts. They gave trials generously. Right. This was something. The set of practitioners who were dispensing, उनका नंबर बढ़ गया, prices नीचे आ गए, promotions होने लगे, consumer promotions. मुझे याद है एक promotion हमने किया था Sapura watches के साथ. Sapura was a brand of watches. हर एक पेयर के साथ you used to get a watch free. And in fact, वो बहुत ही सक्सेसफुल कैंपेन रहा था कि मल्टीपल टाइम्स Bausch and Lomb ने पहले सोचा कि हम 3 महीने जगह करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा उनको वो कैंपेन रीरन करना पड़ा. इतना पॉपुलर हुआ था वो उस टाइम. तो इट हैज़ बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, और किसी भी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश होने में इनिशियली जो रेजिस्टेंस आता है वो भी देखा है. मतलब there have been instances जब practitioners were not very happy कि contact lenses are available everywhere, because at the end of the day it is a product जो आप आँख के अंदर पहनते हैं. but फिर भी training was one of the key things which I think I could initially do. So I was basically a trainer to begin with when I joined the organization, and for almost 14 years that was my main profile, training practitioners day in day out, meeting doctors, meeting optometrists, meeting in fact opticians, retailers who were employing optometrists. So this was what it was. My world revolved around training and training. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. मतलब इतने सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता था, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने का, सेमिनार्स करने का. एंड दैट वाज आल्सो द टाइम हमने जब एक चैलेंज फेस किया कि बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स के पास हम पहुंच नहीं पा रहे, तो हम कैसे उनको कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में या प्रैक्टिस करने के बारे में बताएं. तो चीज़ें जो बहुत क्लियरली मेरे दिमाग में आती हैं, एक तो मैंने आर्टिकल लिखना शुरू किया. आई रियलाइज्ड कि कुछ मैगजीन्स थे, अभी भी हैं, इंडियन ऑप्टिशियन, द इंडियन ऑप्टिशियन और 4+, जो बहुत सारे अभी भी ऑप्टिकल स्टोर्स में और रिटेलर्स के पास जाती हैं. तो उन मैगजीन्स में लिख के एटलीस्ट, और सिर्फ टेक्निकल चीज़ें नहीं, समथिंग टू डू विद प्रैक्टिस मैनेजमेंट, कैसे आप अपनी टॉरिक प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं, कैसे आप सिलिकॉन हाइड्रोजेल्स बढ़ा सकते हैं, डिस्पोजेबल्स के क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों डिस्पोजेबल करने चाहिए. तो ये पहले लिखना शुरू किया. तो उसकी वजह से ये हुआ कि, एंड अच्छी बात ये थी कि जहाँ मैं शायद फिजिकली नहीं पहुँच सकता था, वो आर्टिकल्स पहुँच सके. दैट इज़ वन. दूसरी चीज़ हमने ये शुरू की थी उस समय, जो जिसको आज भी मेरा ख्याल है कंटिन्यूज, एंड इट्स नोन एज मास्टरमाइंड प्रोग्राम. सो मास्टरमाइंड प्लस, मास्टरमाइंड इन कैंपस. सो ये एक बड़ा यूनिक प्रोग्राम था उस समय, which was a combination of classroom training as well as online training. And it was so successful that it kind of has carried on. मुझे याद है हमने 2008 या 2009 में उसकी शुरुआत की थी, और आज 2023 में भी what I get to hear is that वो प्रोग्राम चल रहा है and people are benefiting from it. And in fact, the initial one, for a couple of years, the content was verified and endorsed by an organization which is IACL. So IACL had also looked at that program initially very favorably and realized कि इससे हम ज़्यादा लोगों को contact lenses के बारे में train कर सकते हैं. So you also did your M.Optom. So how was Nilesh as a professor? M.Optom के टाइम पे एक्चुअली मुझे आमोद सर ने M.Optom के लिए सजेस्ट किया था. एंड मिस्टर राजेश वाधवा, दीप्ति मैम, ये मेरे बैचमेट्स थे. सो आई टेक प्राइड इन स्टेटिंग दैट. Batchmate for M.Optom. फॉर M.Optom. अदरवाइज वो तो मुझसे हर सेंस में काफ़ी सीनियर हैं. तो बट हाँ,
उस एमॉप्टॉम के बैच में वो हमारे मेरे कलीग्स थे साथ में, और नीलेश एंड मिस्टर यशवंत साहू जी एंड अदर्स, दे वर दी एग्जामिनर्स. तो नीलेश मतलब उस समय मेरे ट्यूटर थे, और ही वाज द प्रोफेसर whom we report to, used to report to, kind of. So it was a very Okay. interesting phase again. So that I did when I was working with Bosch and Lomb. अभी Fellowship of IACL I did when I was working in Bosch and Lomb. Then I'm while I'm pursuing a PhD currently, but that's a different thing. So in short, learning जो है वो कभी रुकेगी नहीं. It has to be an ongoing thing. At no stage you can say कि नहीं मुझे सब कुछ आता है और मैंने सब कुछ सीख लिया है. तो वो चलता बिल्कुल रहेगा. आई वॉज ऑन माई ओन. तो देर कम्स अ स्टेज जब आप सोचते हो कि कॉर्पोरेट में इतने दिन लगा दिए, एंड यू वांटेड टू आई वांटेड टू डू समथिंग ऑन माई ओन. सो आई वेंट इनटू a different field altogether. So optometry से अलग, into distribution, and for some time I was also into hospitality industry, and then had a was into education also with a daycare and play school concept. तो ऑलमोस्ट 7-8 साल आई वॉज डैबलिंग विद दीज. सम ऑफ देम डिड प्रिटी वेल, बट फाइनली देन आई रियलाइज कि मेरी कॉलिंग कहाँ है. फिर 2016 में आई थॉट ऑफ कमिंग बैक टू द इंडस्ट्री, and I started then with Lenskart for some time, which was not very long journey, but it was again a very eventful journey, and something which I cherish, because I learned a lot of things about how startups function, what is the mentality broadly. So for a few months that was how it was. Finally I got an opportunity to be in Dubai in the retail sector. So from business to business मुझे मौका मिला बिजनेस टू कस्टमर जाने का. एंड ये भी एक नया फेज है. फॉर 7-8 years नाउ आई एम इन रिटेल, बट अगेन इंटरेस्टिंग. कस्टमर से मिलने का मौका मिलता है, टीम्स को मैनेज करने का मौका मिलता है. सो दैट्स हाउ द जर्नी हैज़ बीन, एंड इट्स ऑलमोस्ट 28 years of work life for me. great, great. So how you are liking staying in Dubai? Good it's place. it's a great place to be in. While they do not have an optometry school, but अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बहुत नेशनैलिटीज हैं और बहुत अलग अलग जगह से ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं. तो ऑप्टोमेट्रिस्ट आपको मिलेंगे यूएस से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से, इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल, जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, यू नेम अ प्लेस, ट्यूनीशिया. मतलब यूके सब जगह से आपको ऑप्टोमेट्रिस्ट यहाँ मिलेंगे. लोग मिलेंगे सब नेशनैलिटीज के. ऑलमोस्ट मोर देन 150 नेशनैलिटीज आर देयर इन दुबई इटसेल्फ. एंड देन यू गेट ऑप्टोमेट्रिस्ट. तो यूएई में भी बहुत सारे अलग अलग नेशनैलिटीज के ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं. दे प्रैक्टिस वेल, अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन रिटेल, क्लिनिक में हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, training in corporates. All those options which one can think of are also there. पर हाँ, मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा नहीं होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स देर आर लिमिटेड नंबर ऑफ प्रैक्टिशनर्स हियर. बट येस, ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज आर स्टिल ओपन, एंड इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी इन. आपको सीखने को बहुत मिलता है ब्रांड्स के बारे में. हाँ, एक चीज़ है, अगर आप रिटेल में हैं तो आपको क्लिनिकल के साथ साथ कमर्शियल बेंट ऑफ माइंड भी अच्छा रखना पड़ेगा. So it has to be a combination of what I say techno commercial. In fact, surprisingly जब मैं स्टूडेंट था तो टाइम्स ऑफ इंडिया आता था, उसकी ग्राफिटी में एक मैं पढ़ता था बहुत रेगुलरली. तो उस दिन एक ही ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड उसमें कोट आया था. वो मैंने कोट अपने पास, मेरे दिमाग में तो खैर है, बहुत सालों तक मैं उसको अपने पर्स में लेके घूमता था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट. और उस पर लिखा हुआ था, इफ यू वांट टू सक्सीड एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट, you got to have an eye for business. So it meant that even success of an optometrist is dependent on how savvy he is towards business. Business necessarily is not a bad word. Business basically would mean as a practice, or how are you giving it back to the society. So you can't just be a technical person all the time, but अगर आपके अंदर वो commercial element है, तो it can take you much farther away.
into your life and into success. Okay. And how you feel opticians are different from India and UAE because you are there from last about 6-7 years now. ऑप्टिशियंस बहुत अलग नहीं है, वैसे ही हैं जैसे इंडिया में है. मेजॉरिटी ऑफ देम वुड बी इन द हाई स्ट्रीट. बड़े रिटेलर्स जो हैं दे टेंड टू बी मोर, आई एम नॉट इन द मॉल्स. जो इंडिपेंडेंट ऑप्टिशियंस हैं जनरली वो आपको हाई स्ट्रीट में मिलेंगे. बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पे opticians also are governed by the rules which are there. So there are very clear cut norms के आप क्या चीज़ें ऑप्टिकल शॉप में कर सकते हैं और क्या चीज़ें ऑप्टिकल शॉप में नहीं कर सकते. तो वो रूल्स जो हैं यहाँ की अथॉरिटीज़ ने बड़े क्लियरली डिफाइन किए हैं. और अच्छी बात यह है कि हर एक set of practitioners know what are they supposed to do and what is the area within which they can operate in. So opticians will have their own set of kind of guidelines. Optometrists have their own set of guidelines. Within optometrists कौन सी चीज़ें आप रिटेल स्टोर में कर सकते हैं और कौन सी आप क्लिनिक में कर सकते हैं, वो गाइडलाइंस भी बड़ी क्लियरली डिफाइंड है. और ऑप्थेल्मोलॉजी तो खैर इज़ अ डिफरेंट stream altogether, but guidance for all the professions are very clearly laid out. तो आपको पता है कि आप क्या करेंगे, तो और उन्हीं गाइडेंस के साथ आप चीज़ों को करते हैं. यहाँ पे ऑडिट्स रेगुलरली होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने रूल बना दिया और उसके बाद भूल गए. तो आप सरप्राइज चेक्स होंगे और इफ़ यू आर फाउंड टू बी नॉट एडहियरिंग टू देम तो आपको फाइन भी होगा. तो उस हिसाब से अच्छी चीज़ है, मतलब कि आप एक रूल बनाते हैं, आप तो पहले क्लैरिटी दे रहे हैं कि क्या आप कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप उसे रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं. मॉनिटर करने के बाद जो लोग उसको मान रहे हैं उनको दैट्स गुड फॉर देम, जो नहीं मान रहे हैं उनको आप पिनलाइज भी कर रहे हैं. The place where you are Esther, it's a hospital chain that you are handling. Aster is What an is organization which is one of the biggest healthcare providers within UAE. They are a listed company in India. Uh, but if I talk about the GCC business, we are the biggest healthcare providers. So it has got its own chain of hospitals, clinics, pharmacies, and there is also a retail chain of optical stores. So we are currently 29 stores and growing. So that's the beauty of things, that this is a big ecosystem we are part of. Or initially it started with having optical stores next to the clinics and hospitals. okay? But then it moved away into having stores in big malls, community malls. So now, yes, it's present across in terms of high street shops as well as in key malls like Dubai Mall, Mall of the Emirates, which are the biggest malls of Dubai, or even in other Emirates like Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, and so on and so forth. So how big are your kids now? Interesting question. The elder one is 24 years. He is working. 24 years. Yeah, he's working. He's working with Narayana Health, again in healthcare sector. The younger one is doing his engineering from Delhi Technology University, which is in Delhi. So both of them are based in Gurgaon along with my parents. Next part is me and my wife. We both are optometrists. We were Your batchmates. wife is also optometrist. Yeah. So we were batchmates in AIMS. Oh, अच्छा. ये तो आपने मेन चीज तो रह गई. हाँ, तो मतलब मेरी my wife doesn't pursue optometry now, but yes, one of the reasons I think she says I went to RP Center or AIMS was to meet you. So that's how she sees her purpose of becoming an optometrist. Okay. दुबई में कॉलेज नहीं है और दुबई में एसोसिएशन नहीं है which can represent optometry to the government Okay. as such. So rules, regulations are already there, but these are of course things which will be beneficial for optometry going forward. However, what I can only say is that this is a beautiful place to practice in, and one will have to of course यहाँ पे अगर आपको आना है तो आप ऑप्टोमेट्री के साथ साथ आपकी डिग्री के साथ साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप यहाँ पे आ सकते हैं. तो आपको वो अपनी होम कंट्री में गेन करना पड़ेगा.
तीसरी इंटरेस्टिंग चीज जो अब होने लगी है वो ये है कि आप अपनी जो एलिजिबिलिटी है, यहाँ पे 3 अलग अलग अथॉरिटीज हैं। एक है दुबई हेल्थ अथॉरिटी विच इज DHA, जो दुबई Okay. की हेल्थ केयर सिस्टम को मैनेज करती हैं। दूसरा है व्हाट वी कॉल एज डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, जो अबू धाबी को मैनेज करता है। पहले उसे हाद बोलते थे, हेल्थ अथॉरिटी ऑफ अबू धाबी। Okay. Okay. तीसरी बॉडी है जिसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, MOH। ये करती है बाकी 5 और एमिरेट्स जो हैं उनको गवर्न। सो 3 अथॉरिटीज हैं जो पूरे UAE के हेल्थ केयर सिस्टम को मैनेज करती हैं। बट इंटरेस्टिंग ये है कि पहले एक ऑप्टोमेट्रिस्ट को यहाँ आना होता था और यहाँ पे एग्जाम देना होता था। दे हैड टू गिव एन एग्जाम ऑफ DHA और हाद व्हेन दे वर इन UAE। फिर उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन के रिजल्ट कैसा रहा, वो पास हुए नहीं हुए, फिर वो प्रैक्टिस के लिए उनको लाइसेंस मिल सकता था। बट अभी ये है कि आप इंडिया में रहकर ही अपनी एलिजिबिलिटी का टेस्ट दे सकते हैं, और वो एलिजिबिलिटी लेटर लेके जब आप यहाँ आते हैं तो आपके एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज हियर whosoever इज एम्प्लॉइंग यू नोज कि आपके पास ऑलरेडी वो एलिजिबिलिटी लेटर है। जैसे ही आपका एम्प्लॉयमेंट होगा जल्दी से आपको लाइसेंस मिल जाएगा। तो अगर ऑप्टोमेट्रिस्ट जो यहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो ये एलिजिबिलिटी लेटर पहले ही ले लें, जो बहुत सारे रिटेलर्स आजकल या एम्प्लॉयर्स प्रेफर भी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा, यहाँ पे जैसे मैंने बोला क्लिनिकल के साथ साथ कमर्शियल होना, अगर आप रिटेल में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत सारी नेशनैलिटीज़ के साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिलेगा, तो उनके एक्सपेक्टेशंस, उनके क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स सर्विस, टुवर्ड्स एंगेजमेंट, टुवर्ड्स आई केयर विल बी वेरी डिफरेंट। तो आपको उस लेवल को अडेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग नेशनैलिटीज़ का और या अलग अलग कस्टमर्स का अलग अलग नज़रिया होता है कि वो आपसे क्या चाहते हैं और कैसी आपकी सर्विस को परसीव करते हैं। तो आपको उसको अडेप्ट करना पड़ेगा, बट इट्स वेरी मच ईजी टू डू दैट, प्रोवाइडेड यू आर विलिंग। अगर आप सीखने को तैयार हैं, आई दैट इज द सिंपल वन लाइन मैसेज। इफ यू आस्क मी, 3 गोल्डन रूल्स इज लर्न, लर्न एंड लर्न। इफ यू आर विलिंग टू लर्न, anything and everything is easy and possible, including coming here and successfully doing your own practice or working with any retailer or clinic. तो ये आई थिंक दैट इज हाउ इट इज बीन ओवरऑल। ठीक 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 है सर। आज आपकी छुट्टी है क्या? यू आर एट होम और ऑफिस? हाँ यार, घर पर ही हूँ, अभी तो घर पर अच्छा, हूँ। सो फ्राइडे सैटरडे इज योर ऑफ? नहीं, हाउ तो इज इट? अभी दुबई इज द, इनफैक्ट UAE ने और दुबई ने खास तौर से उसको सैटरडे संडे कर दिया है, इन लाइन विद अच्छा, द हाँ, सैटरडे ग्लोबल। संडे, यस यस, आई रिमेंबर। आई थिंक सैटरडे संडे से लास्ट ईयर हुआ है। 1.5-2 साल हो गए शायद, तो डेढ़ दूसरा साल साल। चल रहा होगा। पर इससे पहले फ्राइडे सैटरडे था। हाँ हाँ। और अभी क्या होता है कि बिकॉज फ्राइडे की प्रेयर इंपॉर्टेंट होती है, तो हाफ डे जो है वो मतलब उसमें चला जाता है, मतलब हाफ डे के बाद मतलब प्रेयर तक, या फिर जैसे अजमान सॉरी शारजा है, वहाँ पे 3 दिन की छुट्टी है, वहाँ पे 4 days वीक ऑलरेडी हो गया है। तो फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी, एंड व्हाट दे हैव डन इन टर्न इज आपके 4 दिन में 1-1 घंटा बढ़ा दिया है, 1-1 घंटा ओके। बढ़ा दिया। सो दैट इज हाउ दे आर काइंड ऑफ मैनेजिंग इट। पर दुबई में आप का वीकेंड सैटरडे संडे ही है। अच्छा अच्छा। But malls and all, retail would be open on Saturday, Sundays, no? That's the रिटेल इज ओपन 365 days अ ईयर। रिटेल में आप ये माने कि अगर रमादान का टाइम है तो 1-1 बजे तक खुले रहते हैं मॉल्स। अगर आप वीकडे देखेंगे तो 10 बजे बंद हो जाते हैं, और वीकेंड पे 12 बजे तक खुले रहते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट बिग मॉल्स। हाई स्ट्रीट शॉप्स आप से देखेंगे 10 बजे 11 बजे तक बंद हो जाती हैं। बट क्योंकि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि उनको फैसिलिटी मिले। fine. चल, ठीक थैंक है यू सर, सचिन, thanks sir, प्लेजर thanks for मीटिंग your time. Same here. यू। Bye. यू आर मोस्ट वेलकम, टेक केयर। Thank you. Bye.